नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 15 मई 2025 और जीएस के टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत कर देते हैं प्रश्नों से। तो ये टेस्ट सीरीज़ क्यों चलाई जा रही है, लगभग से हर पेपर में मैं आपको बताता ही हूँ कि समीक्षा अधिकारी का पेपर और यूपी बीसीएस प्रीलिम्स, इन दोनों एग्जामिनेशन को फोकस करके इसमें क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। और क्वेश्चन वो डाले जा रहे हैं जो करंट रिलेटेड हैं या फिर कहीं ना कहीं करंट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और दूसरे वो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं। तो दो तरीके से आपका एग्जामिनेशन भी बनता है, एक तो पीवाईक्यू से और एक दूसरा होता है करंट रिलेटेड जीएस से। तो दोनों ही तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। पीवाईक्यू तो आपको याद होना चाहिए और करंट रिलेटेड जीएस भी आपको तैयार होना चाहिए, तब जाके आप पूरी तरह से आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पाएंगे। और यकीन मानिए कि जो टेस्ट सीरीज़ आपको कराई जा रही है, अगर आपके लगातार 35 में से 30, 32 इस टाइप से नंबर आ रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी क्लियर करना आपके लिए बहुत बड़ी खीर नहीं होने वाली है, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसका योगदान था? तो 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको पारित कराने में किसका योगदान था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने कि किसका योगदान था इसमें। देखिए, केशव चंद्र जो सेन थे, इन्होंने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो इस एक्ट में लड़कियों व लड़कों की जो आयु है वो 14 वर्ष और 18 वर्ष, मतलब लड़कियों की जो एज है वो 14 वर्ष और लड़कों की जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो लिखा भी है 14 वर्ष और 18 वर्ष। बी.एस. मालाबारी ये किस समुदाय से संबंधित है? तो बी.एस. मालाबारी 1853 में इनका जन्म हुआ था। पश्चिमी भारत के पारसी थे ये। तो बी.एस. मालाबारी किस समुदाय से थे? पारसी थे। लेकिन इनके बारे में और अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिपेंडेंट और इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और कह सकते हैं कि 1891 के पक्ष में एक प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। नेक्स्ट है, बी.एस. मालाबारी किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो बी.एस. मालाबारी जो थे वो किस समाचार पत्र के संपादक थे? ये थे आपके वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे ये। तो बी.एस. मालाबारी जो थे वो आपका किस समाचार पत्र के संपादक थे? 4 ऑप्शन हैं, द हिंदू, इंडियन, स्पेक्ट्रल, केसरी, वंदे मातरम। तो 4 ऑप्शन हैं और 4 में से आपका अगर वॉइस ऑफ इंडिया आपको नहीं मिल रहा है तो इंडियन इंस्पेक्टर ये भी आपका इसके संपादक थे। तो 2 पुस्तकें के संपादक ये आपका थे, वॉइस ऑफ इंडिया के थे और इंडियन स्पेक्टेटर के भी संपादक थे। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो शारदा अधिनियम जो है 1829 का था। उसके तहत लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है 18 और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो आपका 14 वर्ष थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम वलासडिस्की ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः इन्हीं बेसेंट के कारण हुई थी। तो अगर पूछा गया है जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम व्लासमिस्की ने की थी। तो 3rd ऑप्शन सही जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता किसके कारण मानी जाती है? तो एनी बेसेंट के कारण, अभी बताया ही मैंने। जूरी अधिनियम के बारे में बात करें तो राम मोहन राय साहब ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो जूरी अधिनियम 1826 का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय साहब ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना तो जो की थी उसके बारे में बात करें तो पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भगवान यदि अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बहुत
फेमस हुआ था, आपके एग्जामिनेशन में अभी भी पूछा जाता है। तिलक साहब ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? ये आपका सिबली नुमानी ने की थी। देवबंद आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में करीब 1866 में आरंभ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में, और 1866 में। 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। तो मंदिर भ्रष्टाचार से रिलेटेड था। हॉली पद्धति किससे संबंधित है? तो हॉली पद्धति के बारे में अगर बात करें तो हॉली पद्धति बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर साहब ने की थी। 1904 की बात। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? जमींदारी एसोसिएशन की या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में करीब 1938 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ के जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी और इनको वर्ष 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब आईसीएस से हटाया गया था? तो 1876 में इनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कब प्राप्त हुआ? तो बात करते हैं कि विलय कब हुआ है, कि इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कब हुआ है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से विलय हो गया। 1886 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1885 की बात है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, इनके प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था या आदान प्रदान करना था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 वर्ष, जबकि जो हाई कोर्ट है उसमें 62 वर्ष है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कब है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो वेतन का निर्धारण है वो आपका संसद के द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं? तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी में भी वकालत नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? तदर्थ मतलब एडहॉक जजेस। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों या एडहॉक जजेस की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का वेतन कोरम नहीं होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब होती है जब न्यायालयों के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का वेतन का कोरम नहीं होता है। संविधान के किस आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान है? एडहॉक जजेस का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।
तो इसमें पूछा भी जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत आपका ये बात है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 127 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान में उच्च न्यायालयों को निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति किसने प्राप्त की है, किसके प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को है। तो संविधान में उच्च न्यायालय के निर्णय के पुनरावलोकन करने की शक्ति किसके प्राप्त है? नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में उच्च न्यायालय को निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति किसके समान प्राप्त है? तो किसके समान प्राप्त है इसके बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय के समान प्राप्त है। संविधान के निर्वचन संबंधी मामले की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए इसमें? ये होने चाहिए 5। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कराने की शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र और राज्यों का निपटारा कराने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है उच्चतम न्यायालय के पास। संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन रिट जारी कर सकता है? तो केवल उच्च न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय, दोनों या कोई नहीं? तो कौन कर सकता है? दोनों ही कर सकते हैं रिट जारी। उच्चतम न्यायालय को किस प्रकार का न्यायालय कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक, विधायिक, अभिलेख न्यायालय, कार्यकारी, ये सारे के सारे। तो इसमें से कौन कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय जो है वो कहा जाता है। आर्टिकल 129 किससे संबंधित है? आर्टिकल 129 जो है वो किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। मतलब उनकी जो डिसीजंस हैं उनके आधार पर जो छोटे न्यायालय हैं वो भी डिसीजन दे सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका कोई भी कोर्ट हो, तो वो फैसला सुना सकते हैं। केशवानंद भारती केस बहुत पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है वो किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? ये आया था आपका 1973 में। मूल ढांचा सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो मूल ढांचा सिद्धांत का जो स्रोत है उसके बारे में बात करें तो न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती केस में कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? तो ये आपका थी 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। नेक्स्ट है गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? तो ये थी आपका 11 जजों की पीठ थी। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस किस राज्य के विरुद्ध था? केशवानंद भारती केस जो है वो आपका केरल राज्य के विरुद्ध था। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल कौन सा देता है? 226 जो है वो आपका अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 226 देता है। तो ये रही आपका 15 मई 2025 का जो जीएस का टेस्ट है, और ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो डेली चलाई जाती है शाम को 8 बजे। इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।